भारतीय सरकार ने समय समय पर ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं को लाभान्वित किया। उनमें से एक है जी-रैम-जी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित देश के राष्ट्रीय संकल्पों को साकार करना है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी जी से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। नमस्कार सर। आपका स्टूडियो में और दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए कि ये जी-रैम-जी योजना है क्या और कब और क्यों शुरू हुआ? VV जी-राम-जी योजना, जिसको आपने भी अभी बताया, विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये अधिनियम 2025 में पारित किया गया और 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। इसका ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करना। ये योजना रोजगार के साथ साथ अस्थायी आजीविका, ग्रामीण विकास के आधारभूत संरचना का विकास, अस्थायी परिसंपत्तियों का विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बने, ये योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये श्रम से संबंधित है या यूं कहिए कि मजदूरी से संबंधित है और ग्रामीण मजदूरों के लिए लाभान्वित किया जा रहा है या ग्रामीण के सभी वर्गों के लिए लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन योजनाओं का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिल रहा है। नहीं, जैसे ग्रामीण में या गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग व्यक्ति भी हैं और कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हैं। इसका ये जी-राम-जी में इसके पहले जो मनरेगा भी था, चाहे नरेगा भी था, उसमें अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो वयस्क हों, 18 वर्ष के ऊपर हों। अर्थात इसके जो गांव में रहने वाले गरीब परिवार के लोग, जो वयस्क लोग हैं, उन्हीं को इससे रोजगार मिल सकता है। जैसा आपने कहा कि नरेगा या मनरेगा, पहले ये श्रम कानून या इस तरह के योजनाएं बनी थी, तो क्या जी-रैम-जी कुछ विशेष है, उन योजनाओं से इतर है, अलग है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2026 में? हाँ, एक तो नरेगा, या उसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा पड़ गया, उसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी की योजना थी। इसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरा है कि ये ग्राम आत्मनिर्भर कैसे बने, ग्राम पंचायत, इसके ऊपर फोकस है इसमें। जी, तो इसको बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? इस योजना के तहत कुछ कार्य करने पड़ते हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं गांव को, या ग्राम प्रधान उस पर मुख्य रूप से कार्य करता है? नहीं, इसमें जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत ही योजना तैयार करेंगी। गांव की आवश्यकताओं को, ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी प्राथमिकताएं भी तय करेंगी और निगरानी भी करेंगी, जवाबदेही भी है, तो उसका सोशल ऑडिट भी है। तो इसमें केवल ग्राम प्रधान की भूमिका नहीं है, ग्राम सभा की भूमिका है इसमें। जैसा कि आपने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति को रोजगार की गारंटी कितने दिनों तक दी जा सकती है? मैंने बताया ना कि 125 दिन की है। 125 दिन की है, तो वो किस तरह का रोजगार उनको मिलेगा? रोजगार उसमें कई है। कृषि सिंचाई से जुड़े हुए रोजगार है। दूसरा है कि जल संचयन का उसमें है। जो ग्राम से संपर्क मार्ग, जो सड़क इत्यादि है, वो भी काम मिल सकता है इसमें। जो बारिश का पानी है उसको संचयन का है, वृक्षारोपण है, मत्स्य पालन है, बागवानी है। महिलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह है। ये बहुत सी योजनाएं हैं। दूसरा है कि केंद्र सरकार की भी योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है,
जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, इत्यादि योजनाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। अच्छा, जो व्यक्ति, जो वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, उनको कहाँ से पैसा मुहैया कराया जाता है? उनको जो इनकम मिलती है या उनका पारिश्रमिक जो मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है या किसी के थ्रू मिलता है, या कोई एक प्रोसेस है जिसके जरिए वो काम करें और बताएं कि मैंने ये काम किया और फिर मैं मेरा पारिश्रमिक होना चाहिए? नहीं, उसमें है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है कि जियो टैगिंग है काम करने का वो, और एआई का भी प्रयोग है उसमें। मतलब इसमें डिजिटल प्रयोग? हाँ, डिजिटल प्रयोग। दूसरा है डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है वो। जी। केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 40% देगी उसमें। जी। तो दोनों मिलाकर इसमें उनको पारिश्रमिक देने वाली है। जैसा आपने कहा कि महिलाओं की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित है, जैसे तालाब खुदवाना, सड़कें बनवाना और बागवानी करना और बहुत ढेर सारे जो श्रम के कार्य हैं, क्या महिलाएं उसमें भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करती हैं या फिर अपने अनुरूप कार्य को चुनने का उन्हें स्वेच्छा से स्वच्छंद हैं? नहीं, मैंने बताया कि कई वर्क हैं, लेकिन महिलाएं भी शारीरिक श्रम करती हैं। पहले भी करती थी, नरेगा में भी, मनरेगा में भी उसी का रूप था, और इसमें भी करती हैं। तालाब खुदवाई से लेकर आपका जल संचयन से लेकर बहुत से इसमें है। बाढ़ प्रभावित प्रबंधन भी है, सूखा से कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, उस सब में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। दूसरा मैंने बताया कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का एकदम कारगर है, गांव पंचायतों में देखेंगे छोटे छोटे अपने उद्योग जो लगाती हैं स्वयं सहायता समूह के कारण, तो उसमें भी महिलाओं का बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। और इसलिए उसमें फोकस है, विशेष फोकस है कि गाँव में नेतृत्वकर्ता महिलाएं बने, नेतृत्व करने वाली। जी सर, जैसे आपने कहा कि कुशल या सकुशल जो सक्षम हैं हाथ पैर से, जो दिव्यांग नहीं हैं, तो वो तो कार्य कर रहे हैं। ये कि सरकारी ये कार्यक्रम है, ये योजना सरकार की है, तो क्या दिव्यांग भी जो कार्य करना चाहें, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, किसी का पैर है, किसी का आँख, किसी का हाथ, ऐसे दिव्यांग हैं, क्या उन्हें कुछ छूट मिलती है कुछ कार्य में, या उनको पेमेंट बराबर दिया जाता है, उनसे कुछ कार्य कम लिया जाए? नहीं, न्यूनतम मजदूरी 300 है। हर राज्यों के ऊपर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी 300 से ऊपर दे सकते हैं, तो वो न्यूनतम मजदूरी है। दिव्यांगों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं। जो मैंने कहा कि अकुशल के मतलब कि ये तकनीकी रूप से कुशल ना हो, अकुशल के मतलब कि जो श्रमिक वर्ग शुद्ध रूप से है, उनको किसी प्रकार की तकनीकी कुशलता हासिल ना हो, शुद्ध रूप से जो मजदूर हैं उनके लिए ये योजना है। जैसे कोई दिव्यांग होते हैं, वो कार्य करते हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाता है या नहीं रखा जाता है, ऐसा क्या इस योजना नहीं है? दिव्यांग भी अगर शारीरिक क्षमता है उनका काम करने का, तो उसमें दिया जा सकता है। दरअसल एक प्रश्न आ रहा था सर, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे पढ़ाई में है या नौकरी में है या फिर एग्जामिनेशन में है कि उनको 1 घंटे पे 20 मिनट दिया जाता है, और सब बच्चे पहले कॉपी जमा करेंगे, वो 20 मिनट या 2 घंटे पे 40 मिनट जितने का पेपर है। क्या ऐसा कोई प्रावधान इस प्रक्रिया में है, इस योजना में है? नहीं, ये हमें इसकी जानकारी भी नहीं पूरी है। अगर आपका सुझाव भी अच्छा है, अगर दिव्यांग कोई करना चाहता है तो इस तरह की उनको काम करने में विशेष, क्योंकि ये सरकार का कार्यक्रम है, सरकार की योजना है, और सरकारी योजनाओं में हमेशा लाभान्वित होते रहते हैं, वो मिलना चाहिए। हर स्थान पर मिलता है, यहाँ भी अगर सरकार को इस पर अगर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए इसमें। जो आप सोशल ऑडिट की बात करते हैं, उसमें कितनी कमेटी बनती है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या आम नागरिक की कमेटी? किससे ये पारदर्शी हो पाए, पारदर्शिता रह पाए कि इतना पैसा आया, इसको इतना मिला? मैंने बताया कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पहले तो श्रमिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मैंने पहले ही कहा। दूसरा कहा कि जियो टैगिंग है, एआई का प्रयोग है, डीबीटी जो कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन की जो बात की जाती है, ये और सोशल ऑडिट है। सोशल ऑडिट ग्राम सोशल ऑडिट की ग्राम सभा जो है, उसकी ग्राम सभा है, उसकी एक कमेटी है ग्राम सभा की,
उसमें सदस्य संख्या ग्राम पंचायत के अनुसार रहती है, तो उनको ये सब देखना है। मैंने पहले बताया कि देखिए, ग्राम पंचायत जो है योजना बनाएगी भी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, दूसरा उसकी प्राथमिकताएं भी तय करेंगी और सोशल ऑडिट भी करना है, उसको जवाबदेही भी है, उनका निगरानी भी करना है, ऑनलाइन निगरानी करना है। तो इसमें मुझे लगता है कि पारदर्शिता 100% है। इस योजना में ऐसा क्या अट्रैक्शन है, क्या आकर्षण है कि जो ग्रामीण बंधु बांधव जो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएं? एक तो इस योजना से केंद्र सरकार की भी प्रमुख योजनाओं के जो ग्राम से जुड़े हुए उसको जोड़ा गया है, उसके कारण कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और ग्रामीण आधारभूत जो संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़ेगा। अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिसको ड्यूरेबल एसेट्स कहा जाता है। और एक विषय और है जो पर्यावरण संतुलन के ऊपर भी इस पर विशेष फोकस है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर, महिला नेतृत्व आगे बढ़े, स्वयं सहायता समूह जो है इसको जोड़ा गया है इससे कि इस तरह के ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता की भागीदारी बढ़े और ग्रामीण आय इससे बढ़ेगी लोगों की। तो उनकी ग्रामीण आय बढ़ने से जो जीवन स्तर में सुधार आएगा और जीवन स्तर में सुधार होगा तो पलायन अपने आप रुकेगा। जैसे जो श्रम करने वाले जो गरीब युवा मजदूर वर्ग के हैं वो तो मजदूरी शहर में भी कर सकते हैं और गांव में भी कर सकते हैं, तो उनका पलायन हो सकता हो रुक जाए। लेकिन जो पढ़े लिखे गांव के युवा हैं उनका पलायन हम कैसे रोकेंगे? उन्हें हम किस तरह की नौकरी मुहैया कराएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत? इसमें तो मैंने बताया कि पहले ही कि अकुशल शारीरिक श्रम जी इसमें है, जो अकुशल हैं जी, जिनके पास स्किल नहीं है जी, उनके लिए ही योजना है। और आप मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के लिए है, जो वयस्क हैं वो श्रमिक वर्ग के लिए ये है। जी, पढ़े लिखे लोग भी इस जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा और विकसित भारत 2047 का आधारशिला गांव ही है, क्योंकि जितने हमारे आर्थिक चिंतक रहे हैं, महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय या अंबेडकर जी की बात करेंगे तो श्रम की प्रतिष्ठा की बात उन्होंने कहा है जी। श्रम की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो जब गांव में आधारभूत संरचना डेवलप होगा, अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, तो पढ़े लिखे लोग भी गांव में रोजगार के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल की तरफ जी, तो वो साकार हो सकता है इससे। जी, ये जो 2047 तक विकसित देश को ये सपनों का साकार करने का बात है, ये 2047 को ही क्यों चिन्हित किया गया? क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 2047 100 वर्ष हो गया जी। बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए, आज विकसित देशों की श्रेणी में। जापान का उदाहरण ले सकते हैं जी, चाइना भी है जी, लेकिन भारत ग्रोथ भी है, जनसंख्या ग्रोथ भी अधिक है यहाँ, लेकिन 100 साल का समय कम नहीं होता है और हमें तो एक टारगेट देना पड़ेगा कि हम कब तक विकसित भारत बनेंगे। इसलिए जो वर्तमान सरकार, भारत सरकार है, 2047 का राष्ट्रीय संकल्प है, केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का यह संकल्प बनना चाहिए। और उसका गांव का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहें कि भारत गांवों का देश है। तो जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री कहा कि लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल की बात जो करते हैं जी, वो अभी तभी होगा जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बने और उन लोगों को वहाँ रोजगार मिले, श्रम की प्रतिष्ठा, सम्मानजनक रोजगार मिले वहाँ पर, तो पलायन रुकेगा और गांव आत्मनिर्भर होगा, तो भारत विकसित 1947 तक जो राष्ट्रीय संकल्प है उसको पूरा कर सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं सर? एक तो विशेषता है कि देखिए ये 125 दिन का काम है। दूसरा है कि ये जो इसमें 60 दिन का नो वर्क पीरियड कहा गया है कि इसमें अवकाश दिया गया है, क्योंकि जो कृषि से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं उनको मजदूर जो श्रमिक वर्ग है वो कठिनाई ना हो उस बुआई के समय, कटाई के समय, ये है।
तीसरा है कि इसमें विशेषता है कि ये ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना है जी। इसकी योजनाएं स्वयं ग्राम पंचायत करेगी, उसकी प्राथमिकताएं तय करेंगी सारी। और है कि इसकी विशेषता है कि जो आज हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं, आज पर्यावरण संतुलन की बात यहाँ कर रहा है, वृक्षारोपण की बात कर रहा है, जल संकट का विषय है। आप बगल में देखिए बुंदेलखंड इत्यादि जो है जल की बहुत समस्याएं वहाँ पर है, तो आज जल संचयन की बात कर रहा है। दूसरा कि जो बारिश का जल है उसका संचयन कैसे हो, तो इस पर ये इसका फोकस है। और एक विशेषता है सोशल ऑडिट का, ये जो जवाबदेही बननी चाहिए वो ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा है उनको बननी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, बातें बताई, नरेगा, मनरेगा और जी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कब प्रतिपादित हुआ, कब इसको चलाया गया, इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे दर्शकों को अच्छी से अच्छी मिली होगी। संसार बनाता है कोई, संसार किसी का होता है, मृदुहार गूंथता है कोई, मृदुहार किसी का होता है। मजदूरी कर, मजदूरी कर, मजदूर न रहे टट्टर न बने, खप्पर न बने, छप्पर न बने, घर घर न बने। मजदूरी में धन दौलत है, मजदूरी में सब इज्जत है, मजदूरी कर, मजदूरी कर। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।